फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस तरीके का टॉपिक आपके पास आता है, द वैल्यू ऑफ डिसेंट या पावर ऑफ डिसेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट? है किसी को आइडिया? जी, डिसेंट का क्या मतलब है? ये इतना सही टॉपिक आएगा आपके पेपर में, और इसके आने के चांसेस भी हैं। जी, इख्तिलाफ राय, बिल्कुल ऐसी। डिसेंट का मतलब होता है कि आप जो है डिसएग्री कर रहे हो किसी बात पे, ठीक है, ये आप अपोजिशन शो कर रहे हो। अब ऐसे का बेटा मकसद क्या है? सबसे पहले तो हम देखते हैं वो अगर कहता है द वैल्यू ऑफ डिसेंट या पावर ऑफ डिसेंट, वो ये कहता है कि मुझे बताओ कि क्या डिसेंट की कोई अहमियत है, क्या इख्तिलाफ राय होना चाहिए, क्या इसकी कोई अहमियत है? सबसे पहले समझते हैं कि जी डिसएग्रीमेंट जो होता है वो किन किन डायमेंशंस में हो सकता है। ठीक है, नंबर वन, डिसएग्रीमेंट जी हो सकता है पॉलिटिक्स में, कि अगर यूएसए की बात करें तो टू पार्टी सिस्टम है, ठीक है, एक रिपब्लिकन है एक डेमोक्रेट्स है वहां पे। अगर यूएसए के अंदर डिसेंट नहीं होता तो आज वो वर्ल्ड पावर नंबर वन नहीं होते। ठीक है, इसी तरीके से जब इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात आती है, जब इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात आती है तो अपोजिशन शोर मचाती है कि जी टैरिफ्स बढ़ा दिए, कम कर दिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, महंगा होना चाहिए। तो वहां पे भी डिसेंट इस्तेमाल होता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग हाउस होल्ड में, सही, घर के अंदर भी आप जब किसी से बात करते हैं तो वो जो मशवरा होता है दैट इज कॉल्ड डिसेंट। बात समझ में आती है? मीन घर तक आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर आप जिस भी कैरियर में जाते हो वहां आप इसको यूज करते हो। तो इसकी बहुत वैल्यू है। और दुनिया में आज तक जो बड़े बड़े काम हुए हैं ना बेटा, वो सब डिसेंट की वजह से ही हुए हैं। बात समझ में आती है? आज जो आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो ना, ये पाकिस्तान में जो आप बैठे हुए हो वो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ही यही है कि जी कायदे आजम ने और वहां पूरी मुस्लिम लीग ने क्या कहा था कि नहीं जी हम नहीं मानते। अगर वो एग्री कर जाते, कुछ पैसे ले लेते और एग्री कर जाते ब्रिटिश के साथ, तो आज हम भी शायद मुस्लिम इंडियंस बन के रह रहे होते, या हो सकता हम बांग्लादेश के अंदर चले जाते। ऐसे का मकसद समझ में आया? पेपर में 10 ऐसे आते हैं, ठीक है, पेपर में 10 टॉपिक आएंगे, ये तुम लोग तहसीलदार दो या कहीं दो, कहीं 5 आएंगे, 4 आएंगे, करना एक ही होता है। लेकिन बेटा करो वो जिसका मतलब समझ में आए तुम्हें, बार बार कह रहा हूं मैं, सिर्फ करना वही है जिसका मतलब समझ में आता हो तुम्हें। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सारे पर्सपेक्टिव आ सकते हैं बेटा इसके अंदर। अब देखिए जरा, जब आप इसका इंट्रो देंगे, जाहिर थीसिस बनाएंगे, तो पहले देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। कि हम इंट्रो देते हैं, उसके बाद जैसे मैं बताता हूँ आपको कि डिबंकिंग द टर्म या अंडरस्टैंडिंग द टर्म ऑफ एसे, कि जी डिसेंट है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगी बात आपके पास। ठीक है, अच्छा ये आपने लिख दिया। नाउ आप इस हेडर को चेंज कर दें थोड़ा सा, आप इसमें यूं लिख सकते हैं जी इम्पोर्टेंस या फिर पावर ऑफ डिसेंट। कि डिसेंट से फायदा क्या हुआ? भाई डिसेंट से फायदा ये होता है कि इनोवेशंस होती हैं, टेक्नोलॉजी आती है। जब गैलीलियो था, ठीक है, गैलीलियो जो है एक बहुत बड़ा किरदार है, सोलर सिस्टम वगैरह की जब भी कहानी आएगी तो इनका बहुत बड़ा किरदार है। ग्रीक्स के आगे सबसे पहले जो इन्होंने बात की कि जी दुनिया जो है ना वो घूमती है, चक्कर लगाती है सूरज के गिर्द, इनको पकड़ के उठा के जेल में डाल दिया गया, कुछ को मार दिया, इन पे तशद्दुद किया गया कि आप इस तरह की बात करें ही नहीं, कि दुनिया घूमती है और ऐसा है वैसा है, आप हमारे नॉर्म्स को चैलेंज कर रहे हैं। चलें, सही है। लेकिन कुछ टाइम बाद देखें, जब उसके ऊपर रिसर्च की गई तो ये बात साबित हो गई कि ऐसा ही होता है। सही है। 30 ईयर्स की डेडली वॉर होती है,
1618 से लेके 1648 यूरोप का ये टर्निंग पॉइंट था बेटा। क्यों? क्योंकि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स आपस में लड़ रहे थे। यूरोप के दो बड़े ग्रुप थे, एक कैथोलिक्स थे, एक प्रोटेस्टेंट थे। कैथोलिक्स कहते थे कि कानून चर्च का चलेगा। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जी मस्जिद ने जो बोल दिया, जो इमाम ने, जो मुल्ला ने कहा, बस वही होगा। वो भी ऐसी थे, जो हमारे पोप ने, जो हमारे चर्च ने कह दिया, उसी का कानून चलेगा। फिर कुछ पढ़े लिखे लोग आए, वहां पे रिनाइसेंस की टर्म आई, लोग इनलाइटन हुए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, रिलीजन रिलीजन है, मुल्क के कानून अलग होने चाहिए। फिर आपस में हुई इनकी लड़ाई, इसे कहते हैं 30 years डेडली वॉर। 1618 से 1648 तक ये जंग चली, बहुत सारे लोग मरे। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि यूरोप डेवलप हो गया। आर्ग्यूमेंट समझ में आया मेरा आपको? यस। फिर आप इसमें मजीद एग्जांपल्स देंगे, ये तो पहली हो गई हिस्ट्री के हिसाब से, गैलीलियो वाली। फिर दूसरी हमने दी यूरोप के हिसाब से। अच्छा, तीसरी एग्जांपल आप दे सकते हैं कुरैश की। ठीक है, क्योंकि जाहिर है हम रिलीजन का भी पॉइंट ऑफ व्यू से अंदर डालेंगे। अब आप लोगों सबने पढ़ा हुआ है कि जब इस्लाम नहीं आया था तो क्या हालात थे। ठीक है, अहले अरब किस तरीके से रहते थे। अगर डिसेंट ना होता तो यूरोप आगे ना बढ़ता। जी 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 जी। कुरैश जो है, आप इसको पाकिस्तान से भी लिंक कर सकते हो कि आज पाकिस्तान में लोग क्या बोलते हैं कि नहीं जी, मौलाना साहब ने कह दिया, आंख बंद करके मान लो। भाई वो मौलाना ने बोला, वो तरक्की नहीं करने देगा तुम्हें। क्योंकि जिस कौम का अकीदा ही यही है कि असल जिंदगी आखिरत में होगी, हमारी असल जिंदगी बाद में ही शुरू होगी, तो वो इस इधर तो कोई तरक्की की तो कंसेप्ट ही नहीं है मुसलमानों के अंदर। ना वो पढ़ेगा, ना वो कुछ करेगा। जब उसके पास कोई हारने लगते हैं ना, इनके पास एक ही चीज होती है कि हमारी असल जिंदगी वहां है। तो ऐसे लोग क्या तरक्की करेंगे? आज आप जिस जगह पे बैठे हो, जरा अपना सर घुमा के देखो, चार पांच डायरेक्शन में देखो, तो आपको कहीं भी मुसलमानों की कोई चीज नहीं मिलेगी बनाई हुई। सब ये अंग्रेजों के काम है। सही है, तो बहुत जरूरी था कि जी चर्च की बात को छोड़ा जाए। बहुत जरूरी है कि जी अपने लॉज बनाए जाएं। एनी हाउ, कुरैश क्या थे? कुरैश शुरू से मुसलमानों को कह रहे थे कि जी आप मुसलमान ना हो, आप हमारे साथ रहें, आपका इस्लाम अच्छा नहीं है, यूं वो सारी बातें कर रहे थे। लेकिन फिर प्रॉफिट पीस भी अपॉन में हम आए, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिसेंट किया। राइट। उन्होंने क्या कहा कि नहीं जी तुम लोग गलत हो, हम सही, और उसके लिए इन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की। जब उन्होंने डिसेंट किया तो उन्होंने आपको एक मजहब दिया जिसे इस्लाम कहते हैं। थर्ड पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? फोर्थ पॉइंट की तरफ चलेंगे, अमेरिकन रेवोल्यूशन। आप इसको चाहे तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख सकते हो, आप इसको चाहे तो कॉन्टिनेंट वाइज लिख सकते हो इस ऐसे को। अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है वो भी डिसेंट है। पहले क्या थी? ये कॉलोनी थी किसकी? यूके की। ठीक है, यूके की 13 कॉलोनीज थी। उन्होंने क्या किया हुआ था बेटा? अपने मुल्क के तमाम चोर लुटेरे, काले गोरे अजीब लोगों को उठा के उन्होंने एक आइलैंड पे फेंक दिया। वो आइलैंड यूएसए था। उस टाइम तो वो जमीन थी सिर्फ, वो उन्होंने वहां लोगों को फेंक दिया। जुल्म सितम किया, उनको कहा कि यहाँ से रॉ मटेरियल निकालो, हम तुमसे खरीदेंगे, और जो हमारा प्रोडक्ट होगा ना वो तुम खरीदना। ठीक है। अब यूके वाले जो है वो जुल्म करते गए, यूएसए सहता गया सहता गया। लेकिन एक टाइम आया, वो कहते हैं ना, जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो वो मिट जाता है, खत्म हो जाता है। तो एग्जैक्टली वहां पे भी यही हुआ कि वहां के रहने वालों ने यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यानी एक यूनिटी शो की उन्होंने, और उन्होंने लड़ा किसके खिलाफ? यूके के खिलाफ। और बहुत थोड़े से लोगों ने एक यूनिटी पावर ऐसी शो की कि इतनी बड़ी पावर को उन्होंने हरा दिया, और फिर उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री यूएसए बना लिया। अगेन, ये क्यों मुमकिन हुआ? ये डिसेंट की वजह से। यस, तमाम रेवोल्यूशन ऐसे ही हैं।
रशियन रेवोल्यूशन हो गई, यूएस रेवोल्यूशन है, स्पेन रेवोल्यूशन है, जितनी रेवोल्यूशन है वो सारी डाल दें इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, जिसकी अभी फर्स्ट अटेम्प्ट 2025 की है, वो अभी परेशान नहीं हो कि हम ये इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या कर रहे हैं। ठीक है। वो फिर मैं आपको जब डिटेल में पढ़ाऊंगा ना एक एक चीज, सब डाल दो इसमें, सब डाल दो। जिसने किसी बात से इनकार किया और उसने कुछ अच्छा किया, वो सब कुछ इस ऐसे में आएगा। बेटा नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहा है वो। 27 साल जेल में रहने के बाद उसने साउथ अफ्रीका को जो है वो आजाद करवाया, कोलोनाइजेशन वहां पे खत्म करवाई, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आया वो। ठीक है। इसी तरीके से कायदे आजम, कायदे आजम ने अंग्रेजों की बात नहीं मानी, सर सैयद ने नहीं मानी, तो देखो उन्होंने क्या किया, एक मुल्क बना दिया। कार्ल मार्क्स आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मैं तो आपको सिर्फ डायमेंशंस बता रहा हूँ, कुछ मैंने इसमें लिख दी हैं, कुछ आप अपने पास से एडजस्ट कर लो कि दुनिया में कहाँ कहाँ जिसने नो कहा और उसने क्या किया। अब आप मलाला की एग्जाम्पल डाल दें इसमें, टेंडर होगा ना आपका। अब मलाला यूसुफजई की एग्जाम्पल डालने के देखे मलाला ने क्या कहा। ठीक है। यू कैन ऐड वॉट एवर यू कैन। सही है। सो ये सारी आपके पास एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके अंदर ऐड करने के लिए। नाउ, और इसमें क्या आ सकता है देखो। यस। अब ये सब क्या चीजें बेटा, ये सारे पॉइंट्स हो गए आपके पास। उसके बाद आप कोई केस स्टडी डाल दो चाहो तो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मुस्लिम्स ऑफ स्पेन, एंशियंट स्पेन। नहीं डालोगे तो भी कोई मसला नहीं है, नो नीड ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस हियर। आप इसमें ये डाल सकते हैं जी, कोई ऐसा मुल्क जो कि बिल्कुल जैसे सिंगापुर है, जैसे बांग्लादेश है। आप बोल दें कि भाई सिंगापुर पहले हब होता था, करप्शन का, ड्रग्स का हब था। सिंगापुर ने कैसे तरक्की कर ली। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने तरक्की की। फिर बांग्लादेश के अंदर देखें कि बांग्लादेश जो है ना, उसमें एक वो आए थे मिलिट्री डिक्टेटरशिप, फिर उसको कैसे खत्म किया, फिर दोबारा डेमोक्रेसी आई यहाँ पे। फिर आप पाकिस्तान की मिसाल देंगे कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि जी हमेशा से मिलिट्री रही है, लेकिन अभी पिछले तकरीबन कोई 10 साल या 11 साल हो गए, स्मूथ डेमोक्रेसी चल रही है। सही है। तो आप इस तरीके की बेटे डिफरेंट एग्जांपल्स देके अपनी बात को यहाँ पे प्रूव कराएंगे। यहाँ देखें, मार्टिन लूथर किंग की मिसाल दी हुई है। ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे दी है नॉर्वे, डेनमार्क। ये कंट्रीज आज ऊपर क्यों है, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है। आप बताएं कि यूके ने आज तरक्की की जब ब्रेग्जिट हुआ ना, 2018 के टाइम पे मेरा ख्याल से, बिल्कुल। तो ब्रेग्जिट में क्या था कि इन्होंने रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम क्या होता है, पोल, वोट करवाया अपने लोगों से कि जी हमें यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए या उसका पार्ट हमें नहीं रहना चाहिए। तो हर इंडिविजुअल ने वोट किया बेटा, रेफरेंडम किया, और वो वोटिंग 49-51 हुई। ठीक है। 51% लोगों ने कहा कि नहीं जी हमें अलग हो जाना चाहिए, तो फिर यूके इनसे अलग हो गया। तो दिस इज द पावर ऑफ डिसेंट। और ये आप, ये वाली जो एग्जांपल है ये आप डेमोक्रेसी में डाल सकते हैं कि देखो आज यूके कामयाब है बिकॉज वहां पे क्या है कि लोगों की पार्टिसिपेशन है। ऑल्दो इट इज रूल्ड बाय किंग एंड क्वीन, लेकिन जो उनका निजाम चल रहा है वो तो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं ना। और एक तरफ पाकिस्तान है, जहां हमसे कुछ पूछा ही नहीं जाता है, हम पे थोपे जाते हैं सारे। क्लियर हुई बात। तो इस तरीके का ऐसे कैसे होता है, ये मैंने आपके सामने शो कर दिया है कि सिर्फ आपने एग्जाम्पल से इस बात को प्रूव करना है। बस इसके लिए अगेन यही है, नॉलेज वाली बात है कि आपको पता हो मार्टिन लूथर किंग कौन था, उसने क्या किया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ऐसा क्यों कर रही हैं, क्या है उनके पास। तो बेटा परमीना, खास तौर पे आप, क्योंकि आपकी 2025 की अटेम्प्ट होगी, तो ये जो टाइप ऑफ ऐसे है, ये आता है एब्स्ट्रैक्ट के वे में, ये आता है आपके पास लिटरेरी में,
तो बेटा इसको अटेम्प्ट करने के लिए ना आपको चाहिए नॉलेज। हालांकि होता ही ये बहुत आसान है, बट यू नीड नॉलेज। ठीक है। और पैटर्न आपको बता दिए कि पैटर्न में क्या आएगा इसके अंदर। सबसे पहले हमेशा इंट्रोडक्शन आता है। जो भी तुम्हारी सेकंड हेडिंग होगी ना, ये इट इज डायरेक्टली लिंक टू योर टॉपिक। जैसे कि डिबंकिंग द टर्म आ सकता है, यहाँ पे आप यूं भी लिख सकते हो, डेफिनेशन किसी भी टॉपिक की, टर्मिनोलॉजीज की टर्म आ सकती है, आप यहाँ पे लिख सकते हो जनाब टाइप्स। सही है। अब बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो सेकंड के अंदर। और ऐसे जो आपका मेन स्टार्ट होगा वो थर्ड से स्टार्ट होता है, यहाँ पे मेन आता है आपका। याद रखना, दिस इज द मेन हेडर, और एग्जामिनर ये पढ़ के डिसाइड करेगा कि उसने पढ़ना है आगे या नहीं पढ़ना। ठीक है। तो ये एक वे है आउटलाइन वगैरह बनाने का। कोई सवाल अगर आप में से किसी का तो पूछ लें। कुछ सवाल है तो पूछेंगे ना। कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस आपकी एग्जांपल्स में आ गए सारे। जब आपने प्रूव कर दी ये बात, तो बेटा कॉन्सिक्वेंसेस तो इसी के अंदर सारे आ गए ना। ठीक है। चले जनाब, अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर ये वाली क्लास खत्म करता हूँ। रिकॉर्डिंग्स मौजूद होंगी मेरे पास। कोई पूछना है कुछ। मेरा मसला ये है कि इस तरह के ऐसे में मुझे मेन पॉइंट्स नहीं बनाने। ये देखिए ना बेटा, आपके पास ये बने हुए तो हैं कि इससे होता है क्या जी, इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिफिक ग्रोथ होती है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। और केस स्टडी किसकी इस्तेमाल करोगे? ये गैलीलियो की। ठीक है। लॉ मेकिंग के अंदर जैसे हमने बोला, वो कैसे होगा, तो उसके अंदर कनाडा की मिसाल आ जाएगी। कोशिश करना, इसको अटेम्प्ट करो फिर चेक करवाओ। ठीक है। चलो जी, ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।